कभी आपने सुना ज़रूर होगा और आपको ताज्जुब हुआ होगा कि एक बच्चे के इलाज के लिए इंजेक्शन का खर्च 16 या 17 करोड़ का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेयर डिजीज़ की। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। एम्स और एम्स सहित 12 ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं जहां पर अगर बच्चे को इस तरह की समस्या है, अगर वो रेयर डिजीज़ से प्रभावित है, तो वहाँ पर वो इलाज के लिए जा सकता है। कुछ चीज़ों के इलाज हैं, कुछ चीज़ों को लेकर डायग्नोस्टिक और बाकी चीज़ें उसको मदद मिलेगी। और साथ में सरकार की तरफ से अब तक 50 लाख रुपए का ग्रांट है इसमें इलाज को लेकर। लेकिन कई मौक़ों पर इलाज करोड़ों में भी जाता है। उसको लेकर भी एक पोर्टल बनाया गया है, CSR पोर्टल। एम्स ने रेयर डिजीज़ पे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया है, जिसमें डॉक्टर कौशल वर्मा, जो डीन भी हैं एम्स के और HOD भी हैं डायबिटोलॉजी डिपार्टमेंट के, साथ में मधुलिका काबरा, डॉक्टर मधुलिका काबरा जो HOD है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की एम्स की। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ख़ास तौर पे एक अवेयरनेस को लेकर कि लोगों को पहले से पता रहे। हम पहले से कई बार कहते हैं ना कि जन्म पत्री शादी के वक्त में मिलानी चाहिए, तो जीन पत्री की भी बात कभी आपने सुनी होगी। तो क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हम इस बीमारी को जो है वो अगर किसी एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इलाज कहाँ पे मुमकिन हो सकता है, किस तरीके से फंड इकट्ठा किया जाता है। तो ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और चलते चलते एक चीज़ और बताएं आपको कि बच्चों में जो रेयर डिजीज़ होता है वो 70% रेयर डिजीज़ बच्चों में होता है, जिसमें 30% की मौत 5 साल की उम्र तक आते आते हो जाती है। तो बहुत गंभीर बीमारी है और ये मुद्दा बहुत अहम है। तो इस पूरी बातचीत को सिर्फ उन्होंने जो कहा है वो सुनिएगा, और हो सकता है कि अगर आपके जानने वालों में इस तरह की कोई समस्या है तो उनके लिए ये वीडियो मददगार हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौशल वर्मा है। मैं मीडिया के सभी साथियों का एम्स दिल्ली हमारी टीम, डायरेक्टर और अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम इस मौके पर यहाँ एकत्र हुए हैं रेयर डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए। रेयर डिजीज़ जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये बहुत ही अनकॉमन, एक्सट्रीमली अनकॉमन डिजीज़ हैं, जिनकी तरफ ध्यान बहुत कम जाता है, क्योंकि इन मरीजों की संख्या बहुत कम है और ज़्यादातर ये बीमारियां उन लोगों को होती हैं जो कि जेनेटिक बीमारियों की संख्या में आता है। करीब करीब 80% ये बीमारियां जेनेटिक हैं। उसके अलावा फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ और दूसरी बीमारियां इसके अंदर आती हैं रेयर डिजीज़ में। WHO का एक क्लासिफिकेशन है या जो उसकी डेफिनेशन है कि रेयर डिजीज़ उनको कहते हैं जो कि संख्या में 1 से कम पर 1000 पॉपुलेशन, और ग्लोबल एस्टीमेट उनका करीब करीब आई थिंक कुछ लाख ही है। इंडिया में उसका एस्टीमेट का कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस तरीके का कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि शायद जितनी हमें दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने उसका कोई एक एस्टीमेट बनाया नहीं है या उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, कुछ सर्वे नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ये देखते हैं कि ज़्यादातर रेयर डिजीज़ जो हैं वो बच्चों में होती है। करीब करीब 70% जो हैं वो बच्चों में होती हैं, और उनमें से ऐसा देखा गया है कि करीब करीब 30% डेथ 5 साल की उम्र से पहले हो जाती हैं। और रेयर डिजीज़ की संख्या ग्लोबली, जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ डिजीज़ हैं, करीब 7 से 8 हज़ार हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है जो कि 2021 में डिक्लेयर हुई थी, जिसमें करीब 63 डिजीज़ उसमें लिस्ट की हैं रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में। 63 डिजीज़ हैं वो लिस्ट की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में। मोस्टली जो हैं वो जेनेटिक डिजीज़ हैं, कुछ जैसे मैंने बोला मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, और कुछ दूसरी डिजीज़ हैं। अब इनको रेयर कहने का मतलब तो यही है कि एक तो नंबर कम है, और
दूसरे इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाने की ज़रूरत इसलिए है चूँकि नंबर कम है तो ज़्यादा इंटरेस्ट फार्मास्यूटिकल और ड्रग डेवलपिंग कंपनीज़ का नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि कितने लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच सकता है, फिर वो उसका इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एंगल भी देखते हैं, जो कि इसमें लिमिटेड है। और रिसर्च में भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, क्योंकि फिर उनको लगता है कि रिसर्च में पैसा तो बहुत खर्च होता है लेकिन उसके रिटर्न प्रोपोर्शनेटली उतने नहीं है, तो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं जाता है। लेकिन समाज की तरफ से ये गवर्नमेंट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन डिजीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और जो मरीज़ इन डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं या फैमिलीज़ उनकी हैं, उनको एक तरीके का सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी एक प्रोविज़न किया है कि हर पेशेंट के लिए, जिनको रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं, कि 50 लाख तक का एक ग्रांट जो है वो इसका प्रोविज़न रखा हुआ है। जैसे कि ये देखते हैं कि रेयर डिजीज़ सिर्फ जेनेटिक डिजीज़ या सिर्फ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में नहीं होती हैं, वो मतलब वो टाइम के साथ में ग्रो होने से और कुछ बीमारियां उसके बाद में भी हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये रेयर डिजीज़ पीडियाट्रिक ग्रुप में और पीडियाट्रिशियन के पास वो लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वो बचपन में ही या जन्म से वो मैनिफेस्ट करने लगती हैं। हमारे पास भी स्किन डिपार्टमेंट में भी हैं कुछ रेयर डिजीज़ या कुछ इस तरीके के मरीज़ आते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं और वो रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा एक स्किन की डिजीज़ है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, और इस तरीके की कुछ और मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मदिलका काबरा, जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली जो जेनेटिक डिवीज़न देखती हैं और इनका स्पेशल इंटरेस्ट है उसमें, तो ये उस पर चर्चा करेंगी और बताएंगी कि इनकी डायग्नोसिस कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि नंबर कम है तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी कम है, उसके सेंटर्स प्रोपोर्शनेटली उतने ज़्यादा नहीं हैं, और एक्सपेंसिव हैं टेस्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग के बहुत पैसे लगते हैं पता करवाने के लिए कि कौन सी डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है, और उनका ट्रीटमेंट जो है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक तो ज़्यादातर बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और जिनके लिए अवेलेबल भी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो कहते हैं कि एक साल में एक मरीज़ की डिज़ीज़ का खर्चा 10 लाख से लगा कर के 1 करोड़ तक हो सकता है, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो इसलिए जो है सरकार भी आगे आई है, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस तरीके के मरीजों की इसमें मदद होनी चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, दूसरे इन रेयर डिजीज़ के लिए गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, और तीसरे ये सुविधाएं कहाँ पे मिल सकती हैं, किन लोगों को किन अस्पतालों में इस तरीके की सुविधा अवेलेबल है जहाँ पे वो मरीज़ जा सकते हैं। तो इस रेयर डिजीज़ की पॉलिसी के तहत सरकार ने 12 अक्रॉस द कंट्री ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उनमें से एक सेंटर है दिल्ली में, दूसरा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, और इसी तरीके से अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड आउट 12 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं रेयर डिजीज़ के लिए, जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हों, ट्रीटमेंट के वो प्रोविजंस जो कि पॉसिबल हैं और जिनसे उन पेशेंट्स को किसी भी तरीके से हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करने का प्रोविज़न रखा है। हम लोगों ने कल एक CME रखा हुआ है एक रेयर डिजीज़ के लिए, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट के और देश के दूसरे हिस्सों से लोग आकर के रेयर डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हैं ये, उनको समझने की और लोगों को बताने की एक कोशिश रहेगी, और इसके लिए क्या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या होने चाहिए, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमने ये कल CME रखा हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी के कंटिन्यूटी में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उससे अगले दिन जो है हमने एक दूसरी और एक अहम बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जो कि एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़ के बीच में एकेडमिक और साइंटिफिक एक्सचेंज के लिए।
तो उसमें डर्मेटोरोमेटोलॉजी जिसको हमने थीम दिया है कि जिसमें स्किन डिजीज़ और जॉइंट्स या रोमेटिक डिजीज़ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको डिस्कस करने के लिए एक पूरे दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट की फैकल्टी, पीजीआई चंडीगढ़ की और देश के दूसरे हिस्सों से लोग आएंगे। वो इन रोमेटिक डिजीज़ के बारे में, जैसे सिस्टमिक लूपस है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जो नहीं उनमें क्लासीफाई हो पाती हैं, मिक्स्ड डिजीज़ हैं या अनक्लासीफाइड डिजीज़ हैं, उसके बारे में भी कि रीसेंट एडवांसेस क्या हैं, लेटेस्ट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करनी है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उस पे हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। तो इसमें इसका भी एक मतलब कोशिश ये है कि इसकी अवेयरनेस भी लोगों तक पहुँचे, ना कि सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी तक बल्कि आम जनता तक, कि इस तरीके की बीमारियां जो हैं, एक वहम होता है ना कि जोड़े का दर्द अगर हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होता है, या स्किन की बीमारी अगर उसके साथ में है या स्किन की बीमारी है तो वो कभी ठीक नहीं होती है, जो कि एक मिथ है, गलत है। ये सच नहीं है कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो ठीक होती हैं। किसी किसी बीमारी में ऐसे होता है कि इलाज थोड़ा लंबा, और किसी बीमारी में ये होता है कि इलाज छोटा कम मात्रा में थोड़ी सी दवाइयों से ठीक रहे वो, और उसमें आम जिंदगी को या डेली रूटीन को कोई परेशानी ना हो, उसमें वो डेली रूटीन उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो एक संक्षेप में मैं ये कहना चाहता था, ब्रीफली ये बताना चाहता था, और इसके साथ में डॉक्टर मधुलिका काबरा हैं, ये कुछ एडिशनली। थैंक यू सर। तो सर ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, पर्टिकुलरली जो नेशनल पॉलिसी है उसके बारे में। तो जैसे सर ने बताया आपको, जो नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी है वो डिक्लेयर हुई है 21 में, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें जो फोकस है, एक तो अवेयरनेस है जो सर ने बोला है, अर्ली डायग्नोसिस इज़ ऑल्सो अ फोकस, क्योंकि अगर डायग्नोसिस जल्दी करेंगे, अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं भी है तो भी सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलता है। हम अगर जो स्किन की जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनको जीनोडर्मेटोसिस बोलते हैं, और उसी के लिए सर जो कॉन्फ्रेंस कल बता रहे थे उस पर फोकस्ड है। तो अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है, एक तो इसलिए कि जो भी सपोर्टिव थेरेपी है, और अभी डेफिनेटिव थेरेपीज़ भी निकल रही हैं कुछ चीज़ों की, पर वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, पर अर्ली डायग्नोसिस है सपोर्टिव, और कुछ चीज़ों के लिए प्रिवेंशन, जैसे कुछ स्किन डिजीज़ में, यूरोडर्मा पिगमेंटोजम में कैंसर के लिए प्रोनेस होती है, तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, सन एक्सपोजर वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। तो एक जो मेन ये है रेयर डिजीज़ पॉलिसी का, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिव थेरेपी एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, एक ये भी है, जैसे सर ने बताया कि ये जो रेयर डिजीज़ हैं 80% जेनेटिक होती हैं। तो अगर जेनेटिक बीमारी है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी रिस्क रहता है कि ये बीमारी अगले बच्चे में भी हो सकती है। और जो सीवियर बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, बहुत ही क्रॉनिकली डिसेबलिंग है, तो उसमें पेशेंट्स के पास ये ऑप्शन रहता है, पेरेंट्स के पास, कि अगर एक बच्चे में ये बीमारी हो गई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम प्रीनेटल टेस्टिंग से अवॉइड करते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रेयर डिजीज़ पॉलिसी का, वो प्रिवेंशन है। तो उसमें होगा अर्ली डायग्नोसिस, काउंसलिंग एंड प्रीनेटल टेस्टिंग, अगर पेरेंट्स इंटरेस्टेड है प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए। और साथ में प्रिवेंशन का एक और एस्पेक्ट होता है जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग में प्रेगनेंसी में मदर्स, अर्ली प्रेगनेंसी में या बिफोर प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग पर्टिकुलरली ज़रूरी हो जाती है अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी भी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर की, चाहे वो जीनोडर्मेटोसिस हो या कुछ हो। और कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कंट्री में, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे हमारे यहाँ थैलेसीमिया बहुत कॉमन है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बहुत कॉमन है। तो किस के लिए हमें, इवन अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो थैलेसीमिया के लिए हम सबको स्क्रीन करना चाहते हैं। एक स्क्रीनिंग एंटीनेटल या प्री कंसेप्शन हो गई, मतलब प्रेगनेंसी से पहले या अर्ली प्रेगनेंसी में। एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी होती है, उसका भी रेफरेंस आता है रेयर डिजीज़ पॉलिसी में, जो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ओनली। फिर जो तीसरा कंपोनेंट है, जैसे सर ने बताया, वो है कि हम ट्रीट करें पेशेंट्स को। सो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए पहले जो इनिशियल, अगर आप ये NPRD 21 वाली भी देखेंगे तो उसमें
3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है डिसीजेस को, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो ये डिवीजन ऐसे था कि ग्रुप 1 में वो डिसऑर्डर्स रखे गए थे जिनका 1 टाइम ट्रीटमेंट है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया या लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया, विच इज़ क्योरेटिव एंड कॉस्ट इज़ नॉट वेरी हाई। तो अदरवाइज भी ये हो रहा था दूसरे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, पर उसका अमाउंट इंक्रीज करके अंडर द रेयर डिजीज पॉलिसी जो एक 50 लाख की कट ऑफ लिमिट दी हुई है, वो किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके 20 लाख खर्च होने हैं तो उतना ही मिलेगा। इट्स नॉट दैट इट इज़ 50 लाख ब्लैंकेट फॉर एवरीवन। सो ग्रुप 1 वाला मैनेजेबल है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो वो 1 टाइम ट्रीटमेंट है। लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, बोन मैरो, इसके लिए पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। ग्रुप 2 डिसऑर्डर्स है जिनका अधिकतर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, कुछ का लाइफ लॉन्ग नहीं है पर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो भी अगर 50 लाख सपोर्ट मिलता है तो वो ट्रीटमेंट कई पेशेंट्स में तो सालों तक भी चल सकता है। जैसे स्पेशल डाइट्स हैं, जैसे सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, जो जेनेटिक होते हैं उनको स्पेशल डाइट्स देनी पड़ती हैं बच्चों को, वो भी एक्सपेंसिव होती हैं पर इस कॉस्ट में कवर हो जाती हैं। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी होती है कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, वो भी इजीली कवर हो जाती है, वो थोड़े टाइम के लिए देनी पड़ती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है, उसके लिए सपोर्टिव थेरेपी होती है, वो भी मतलब सालों साल 50 लाख से सपोर्ट हो जाता है। तो और एक जैसे टायरोसिनीमिया की बीमारी है, उसकी दवाई भी हमारे देश में बनने लग गई है अब, तो वो कॉस्ट बहुत कम हो गई है, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम सपोर्ट हो जाता है। तो ग्रुप 2 ये डिसऑर्डर्स हो गए। सबसे ज़्यादा परेशानी है ग्रुप 3 डिसऑर्डर्स में, जिनमें कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंट होती है। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि कॉस्ट में वेरी फ्रॉम से 20 lakhs to 1 crore और इवन 3-4 करोड़। इसमें जो मेन डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें तो एक मेन ग्रुप है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स का। उसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी अधिकतर मिलती है। जैसे एग्जांपल अगर आपने नाम सुना होगा तो गॉशर डिजीज़ एक बीमारी है, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, बहुत सारी बीमारियां हैं और इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। जैसे MPS 1 का बीमारी होता है, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी फ़ायदा करता है, तो वो ग्रुप 1 में जा सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, वेट के साथ डोज बढ़ती जाती है और लाइफ लॉन्ग है। तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट के लिए 50 lakhs में तो काम नहीं बन सकता है, तो उसके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो एक CSR पोर्टल है, ये अंडर द रेयर डिजीज़ पॉलिसी ओनली, जिसमें थ्रू डोनेशंस पैसा कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इन पेशेंट्स को सपोर्ट दिया जा सके। दूसरा जो मेजर ग्रुप इसमें आता है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स का आता है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये भी बहुत कॉमन बीमारियां हैं और अगर ट्रीट नहीं करते पर्टिकुलरली DMD तो these children would die by say 20 years of age। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का सीवियर फॉर्म है तो वो 2-3 साल में ही बच्चों की डेथ हो जाती है, पर इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है अभी। जैसे किसी की जीन थेरेपी भी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, उसका कॉस्ट 14 से 16 करोड़ एक बार में आता है, हालांकि है 1 टाइम। ऐसे ही DMD की एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी है, वो लाइफ लॉन्ग है, उसकी भी जीन थेरेपी है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये वाले जो सारे ग्रुप्स हैं दे ऑब्वियसली कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद 50 lakhs एंड कॉस्ट इज एग्जॉर्बिटेंट। तो अब उसके लिए मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ बजट बढ़े और CSR के थ्रू भी कोशिश कर रही है, पर एम्फेसिस एक ये भी है कि सभी बीमारियों का जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, विथ ट्रीटमेंट ऑल्सो आउटकम ऐसा नहीं है कि सबका बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली स्टेबलाइज होती है डिजीज़, कुछ सिम्टम्स ठीक होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल हो जाता है। तो उसके हिसाब से भी एक डिसीजन कि किस डिजीज़ में मैक्सिमम आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप लाइफ लॉन्ग इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दें। तो ये सारा अब अंडर द रेयर डिजीज़ सेल, अंडर द रेयर डिजीज़ पॉलिसी, मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग एंड there are 2 more committees. One is National Committee for Rare Diseases, which is appointed by court, and then there is CTCRT, Central Technical Committee for Rare Diseases, जहाँ पे ये सारा डिस्कशन होके गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि किस तरह से इसमें सपोर्ट किया जा सके। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं एंड जो भी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं उनको, जैसे सर ने कहा, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रीटमेंट के लिए मनी देते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म इज़ कि ईच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ अ लोकल कमिटी, और वहाँ पे जो पेशेंट्स की एप्लीकेशन आती हैं वो रिव्यू होती हैं और एक्सपर्ट से भी डिस्कशन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस, एंड देन डिसाइड होता है कि ये पेशेंट को फ़ायदा होगा और
विद इन 50 lakhs इसको फ़ायदा होने वाला है। तो फिर वो अप्रूव होके उसके लिए फ़ंड हमें गवर्नमेंट से मिलता है। अब हमें फ़ंड पहले पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे मिलता था, अब बेस्ड ऑन द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पेशेंट विच वी आर गोइंग टू हैव लमसम डिफरेंट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को मिलता है और पेशेंट के नाम से फ़ंड एलोकेट होता है और ट्रीटमेंट फिर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में चलता है उसके हिसाब से। तो ये मैकेनिज्म है अभी एज ऑफ नाउ। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज़ कि 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं हो फॉलोअप में और आपको रेफरल की प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप नियरेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे होगा। और पर ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर लिविंग इन से अ पर्टिकुलर एरिया तो आपको उसी में जाना है, यू आर फ्री टू गो टू एनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पर ये है कि प्रिफरेबली सभी की ईज़ के लिए ये रहता है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर कि कोई फैसिलिटी अगर एक जगह अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को दूसरी जगह रेफ़र किया जा सकता है। तो एक ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा इक्विपमेंट का सपोर्ट मिल रहा है ऑल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को, जो इक्विपमेंट नहीं है अवेलेबल और चाहिए हमें रेयर डिजीज़ डायग्नोज करने के लिए, तो उसके लिए भी सब सेंटर्स को मिल रहा है। एंड मे बी इन प्रोसेस कुछ कंज्यूमेबल्स वगैरह के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। तो